फाइनली अब हम जो देखेंगे ना, वो देखेंगे ठोस पदार्थों के गुणों के बारे में बात करेंगे हम। ठोस पदार्थ के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो अगर ठोस पदार्थ के गुणों के बारे में चर्चा की जाए तो सबसे पहला गुण जो निकल के आता है, ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अब यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि आकृति क्या है और आयतन क्या है। देखो, आकृति का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ कैसा दिख रहा है। ये पेन दिख रहा है ना, तो पेन जैसा दिख रहा है ये इसका आकृति हो गया। और आयतन का मतलब पेन को कहीं पर रखने के लिए जगह कितना चाहिए। तो ठोस का आकृति और आयतन निश्चित है, इसका मतलब है कि पेन को हम कहीं भी रख देंगे तो पेन का आकार नहीं बदलेगा, मतलब ऐसा ही दिखने वाला है। दूसरी बात है, इसको हमेशा जगह, अगर हाथ पे रख रहे हैं तो उतना ही जगह लेगा, नीचे में भी रखेंगे तो उतना ही जगह लेगा। तो जो ठोस पदार्थ होता है उसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आया कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित ही क्यों होता है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे अगर हम द्रव की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी को अगर हम अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो वह अलग अलग आकार ले लेगा। जैसे ग्लास में रखोगे तो ग्लास के आकार का, जग में रखोगे जग के आकार का, अगर थाली में रख रहे हैं तो थाली के आकार का होगा, कटोरे में रखोगे कटोरे का आकार का होगा। तो द्रव के साथ तो ऐसा संभव नहीं है, वो आकार बदलता है। बट ये क्यों नहीं बदल रहा है, ये पेन आकार क्यों नहीं बदल रहा है? तो इसके पीछे का लॉजिक सारा जो है ना, वो किस पर डिपेंड करता है हमारा, आ जाओ समझ लेते हैं। आ जाओ जी, यहां से देखो, इसके पीछे का जो सारा माजरा है ना, देखेंगे यहाँ पर क्या हमारे पास है। हाँ, यहाँ आ जाओ। इसके पीछे सारा माजरा जो है ना, वो कणों का अरेंजमेंट है। ठोस, द्रव और गैस में जो कण अरेंज होते हैं, वो कणों का अरेंजमेंट ही हमको इसके लिए जिम्मेवार होता है कि कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का आयतन निश्चित होगा या नहीं होगा, किसी पदार्थ का आकार निश्चित होगा या नहीं होगा। तो ठोसों में जो अरेंजमेंट होता है ना, वो यहाँ पर दिखाया गया है तुम्हारे पास, और से देखना। जो ठोसों में अरेंजमेंट होता है, ठोस में ये पदार्थ के कण है, ये किसी ठोस पदार्थ के कण है। और ठोस पदार्थ के कण हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे से काफी सटे सटे होते, एक दूसरे के काफी नजदीक नजदीक है और काफी सटे सटे। साथ ही साथ इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, जिसको हम लोग अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं, किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में एक बल काम करता है, जो बल क्या करता है, उस पदार्थ के कणों को बांध करके रखता है। तो ठोस पदार्थ में अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसको कहीं भी ठोस को रखेंगे तो वो बल हटता नहीं। बल चूंकि बहुत ज्यादा है ना, बल अगर बहुत ज्यादा है तो उसके कण एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते हैं, ना ही एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। इस वजह से ठोस अपना आकार नहीं बदलता है, ना ही कभी आयतन बदलता है। ठीक है, दो रीजन है यहाँ पर। एक तो अंतर आणविक स्थान नहीं होता है कणों के बीच में, कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान नहीं होता है। और दूसरा कारण है कि कण के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ठोस जो है, ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है। आते समझ में आगे? चलो जी, बट अब हमारे सामने प्रश्न है, जो ठोस होते हैं उसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, हमने ये बताया। जो भी ठोस होगा, जैसे ये पेन हो गया, ये बाउंस हो गया, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, इसका आकृति और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है, नहीं बदलने वाला है। बट यहां पर हमारे पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड का आकार बदल जाता है। रबर बैंड मतलब वही जिसका प्रयोग तुम बाइसिकल में सामानों को बांधने के लिए या बाइक में सामानों को बांधने के लिए करते हो ना, तो वो रबर बैंड है। तो रबर बैंड का आकार तो बदल जाता है, जब हम खींचेंगे तो वो बड़ा हो जाता है, जब छोड़ेंगे तो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम ठोस का जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण बता रहा है, इसका आकृति और आकार दोनों ही निश्चित, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होना चाहिए। बट रबर बैंड की स्थिति में आकार बदल रहा है, तो क्या रबर बैंड ठोस नहीं है क्या? रबर बैंड ठोस है। क्यों ठोस है? क्योंकि रबर बैंड का आकार तभी तक बदला जा सकता है जब तक हम बल लगाए हुए। जैसे ही बल हटा लेंगे, बाहरी बल को हटा लेंगे, उसका आकार पुनः पहले जैसा ही हो गया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि रबर बैंड क्या है, ठोस है, द्रव और गैस नहीं है। ठीक है, ये रबर बैंड है तुम्हारे पास। दूसरा प्रश्न है कि चीनी और नमक के बारे में बात करते हैं। चीनी और नमक को तो देखो, नहीं देखे हो तो यहाँ पर दिख रहा है ना। तो चीनी और नमक को जिस भी बर्तन में रखोगे, वो उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है ना। चीनी, यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार का बर्तन दिखाया गया है, तीनों बर्तन में रखेंगे तो चीनी और नमक तीनों बर्तन में आ जाएगा, मतलब तीनों बर्तन का आकार वो ग्रहण कर रहा है। जबकि ठोस का परिभाषा क्या बताता है, ठोस का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या बताता है, ठोस का गुण बताता है कि आकृति और आयतन दोनों निश्चित होगा। यहाँ तो चीनी का आकार बदल रहा है, यहाँ तो नमक का आकार बदल रहा है, इसका मतलब चीनी और नमक तो हमारा ठोस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, चीनी और नमक जो है ना, वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बने होते हैं। चीनी और नमक का छोटा छोटा क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल का आकार निश्चित होता है। अब चूंकि वो छोटा छोटा क्रिस्टल है, इस वजह से वो किसी भी बर्तन में आ जाता है।
जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक समोसा ले लो, थोड़ा बड़ा उदाहरण लो, एक समोसा लो और एक बड़ा सा ग्लास का जार लो। उस जार में समोसा को रख सकते हैं, रख सकते कि नहीं रख सकते, 5 7 10 समोसे तो आ जाएंगे ना, उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। फिर एक जग लो, उस 10 समोसा को उसमें रखो, तो समोसा उसमें भी आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे क्या समोसा ठोस नहीं है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, समोसा ठोस है। अब समोसा चूंकि छोटा छोटा है इसलिए जग में भी आ जा रहा है, जार में भी आ जा रहा है, लोटा में रखेंगे लोटे में भी, कटोरा में रखेंगे कटोरा में, प्लेट में रखेंगे प्लेट में आ जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि समोसा ठोस नहीं है, समोसा ठोस है। यही सेम कहानी होता है चीनी और नमक के साथ। तो यहां तक बात समझ में आ गया? आगे आ जाओ। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी था हमारा ठोस का, कि जो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसके आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। कुछ अपवाद के बारे में भी हमने देखा, अपवाद तो नहीं है बट वहां पर प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में, तो वो बातें हमने क्लियर कर दी। अब जो दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा गुण है, वो होता है घनत्व। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि घनत्व होता क्या है। ठीक है, और ठोस का घनत्व कितना होता है, द्रव का घनत्व, किसका घनत्व ज्यादा होगा, ठोस, द्रव या गैस का, ये हमको यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले घनत्व के बारे में देख लेते हैं, और इसको देखने के लिए हमको यहाँ पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पर बात करेंगे। क्या देख रहे हैं, दिखाई क्या दे रहा है, देखो ये जो है ना, ये ठोस है, ये तुम्हारा द्रव है, और ये तुम्हारा गैस है, और ये कण है। अब गौर से देखना, एक छोटा सा जगह है, ठोस का एक छोटा सा जगह, इतना बड़ा जगह में 4 कण आ रहा है। अभी 4 मान के चल रहे ना, 4 कण आ रहा है, बट इसी 4 कण को रखने के लिए द्रव में थोड़ा सा ज्यादा जगह लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा जगह लग रहा है। बट इसी 4 कण को रखने के लिए एक पूरा का पूरा बर्तन भी लग जाएगा, गैस में जाएंगे तो पूरा पूरा बर्तन भी लग जाएगा। तो यहां पर क्या है कि एक छोटे से जगहों में कणों की संख्या ज्यादा है, ठोस में देखेंगे ना, एक छोटे से जगहों में कणों की संख्या ज्यादा। ठीक है, जब इस प्रकार से होता है कि किसी पदार्थ में एक छोटे से जगह में कणों की संख्या ज्यादा होता है, कणों का द्रव्यमान ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं घनत्व अधिक है। क्या है? घनत्व अधिक है। और जब एक छोटे से जगहों में कणों की संख्या कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं घनत्व कम है। ठीक है, यानी कि किसी द्रव या किसी पदार्थ के इकाई आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी पदार्थ का घनत्व बोलते हैं। बातें समझ में आ गई? मतलब अभी के लिए इतना याद रखो ना, एक किसी भी पदार्थ के एक छोटे से जगह में जितना कण होता है उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। बातें समझ में आ गई? ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, और गैस का घनत्व बिल्कुल ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ठोस में देखेंगे एक इकाई आयतन में कणों की संख्या ज्यादा होगा, जैसा कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है। द्रव में देखेंगे इकाई आयतन में ठोस की तुलना में कम कण होगा, जैसा कि दूसरे वाले पिक्चर में दिख रहा है, इस वाले में तुमको दिख रहा है। और गैस में देखेंगे इकाई आयतन में बहुत ही कम कण होता है, क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल ही नहीं है, इसके कण एक दूसरे से मिलकर रहना ही नहीं चाहता है, तो इस वजह से जो द्रव का घनत्व है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ द्रव घनत्व का जो ऐसा मात्रक होता है, ये होता है केजी प्रति घन मीटर। ये तुमको याद रखना है। तो घनत्व समझ में आ गया, ठोस का घनत्व उच्च होता है, द्रव का उससे कम होता है, और गैस का सबसे कम होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर सवाल उठता है द्रव्यनांक और क्वथनांक का। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक, अब ये होता क्या है द्रव्यनांक और क्वथनांक, और सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो द्रव्यनांक का मतलब है वह तापक्रम जिसमें ठोस पिघलने पर द्रव बन जाता है, मतलब वैसा तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, वह द्रव उस पदार्थ का द्रव्यनांक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें पानी के लिए, तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जमने लगता है ना। द्रव्यनांक पूछ रहा है, द्रव्यनांक वह तापक्रम है जिसमें ठोस पिघलने पर द्रव बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा ना तो वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, बट 0 डिग्री टेम्परेचर से अगर हाईएस्ट जाएगा तो वो 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, तो पानी में बदलना, बर्फ जो है वो पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। तो जल का जो द्रव्यनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद पानी, बर्फ जो है वो पानी बनना शुरू हो जाता है। दूसरी ओर क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब है उबलने वाला ताप, मतलब किसी पदार्थ का वैसा ताप जिस पर वह उबलना शुरू कर देता है, वह उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे अगर पानी की स्थिति में बात करें, तो पानी का जो द्रव्यनांक होता है, क्वथनांक होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो पानी वहां से उबलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो जी। तो द्रव का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, मतलब द्रव को यदि हमको उबालना है तो भी बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और यदि जमाना है तो बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलनांक हो गया ना। चलो
अब ठोस पदार्थों का द्रवनांक और क्वथनांक क्यों उच्च होता है, आ जाओ समझते हैं। ये हमारे सामने प्रश्न आया कि ठोस पदार्थों का द्रवनांक और क्वथनांक क्यों उच्च होता है। तो इसके समझने के लिए क्या करेंगे, आ जाओ बात करें। हमने क्या कहा कि कोई भी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना होता है। अब ये ठोस के कण है, तो हमको पता क्या है कि ठोस के कण के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अब इसको ठोस को चेंज करना है द्रव में, इसमें चेंज करना है द्रव में। तो ठोस को द्रव में चेंज करने के लिए इसको गर्म करने के लिए जाएंगे, और गर्म करेंगे तो ये आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा। तो इस आकर्षण बल, चूंकि ठोस में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा और बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि ठोस का जो द्रवनांक होता है या फिर जो क्वथनांक होता है वो अधिक है। इसी प्रकार से अगर मान लो ये द्रव है, तो द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होता है, ठोस की तुलना में कम होता है लेकिन होता तो है। अब अगर इसको हमको गैस में बदलना है ना, वाष्प में बदलना है, तो इसके लिए इस आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा, मजबूत आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा, और इस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ही हमको बहुत अधिक ऊष्मा देना पड़ता है। इस वजह से जो यहाँ पर देखेंगे ठोस पदार्थों का द्रवनांक और क्वथनांक होता है वो काफी ज्यादा अधिक होता है। तो ठोस अवस्था का जो अगला प्रॉपर्टी है वो है हमारा, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। अब कठोरता और दृढ़ता का क्या मतलब होता है, दृढ़ता का मतलब क्या होता है कि मजबूत होता है, और कठोरता का मतलब भी वही ले लो। मतलब अगर ठोस पदार्थ को दबाने के लिए जाएंगे, कंप्रेसित करने के लिए जाएंगे, तो वो दबेगा नहीं, बिल्कुल कठोर होगा। जैसे कि ये सपोज ये माउस है ना, माउस दृढ़ है, कठोर है, इसको अगर दबाएंगे तो दबेगा नहीं। अब इसका रीजन क्या है कि ठोस पदार्थ दृढ़ और कठोर क्यों होते हैं। तो यहाँ पर भी जो काम करेगा ना, वो काम करेगा हमारा यही वाला फंडा जो हमने पहले भी बताया है। आ जाओ बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सपोज हमारे पास जो है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये ठोस पदार्थ का कण है, कुछ पार्टिकल्स है ठोस पदार्थ का। अब ये जो ठोस पदार्थ का पार्टिकल्स है पहले से इस प्रकार से सटे हुए रहते हैं, इस प्रकार से ये सटे हुए रहते हैं, साथ ही साथ इसमें आकर्षण बल जो है बहुत ज्यादा होता है। अब अगर हम मान लो इस पदार्थ को अगर दबा रहे हैं, ये इस प्रकार से कण अरेंज है ठोस पदार्थ का, अब इस पदार्थ को दबाएंगे तो क्या ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के और नजदीक आ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ सकते। जब ये कण एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, पदार्थ दबेगा नहीं। ठीक है, हालांकि ये हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा बल का प्रयोग करे तो ये बीच से टूट सकता है, बट दृढ़ता और कठोरता फिर भी इसकी बनी रहेगी। ठीक है, तो ठोस पदार्थ का दृढ़ और कठोर होना क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसके कणों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होते हैं और इसके कणों के बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो ये अगला जो है संपीड़न। संपीड़न का मतलब फिर से होता है दबाना। जो ठोस होता है उसको दबा नहीं सकते हम, बहुत ज्यादा उसको संपीड़ित नहीं कर सकते। जैसे गैस को क्या कर सकते हैं हम लोग, संपीड़ित कर सकते हैं, गैस को बहुत ज्यादा संपीड़ित करते हैं, क्योंकि गैस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है ना, जिस भी बर्तन में रखोगे उसको पूरा भर देगा। अब तुम चाहो तो 1 केजी गैस को जो है ना वो 15 लीटर वाला जो सिलेंडर होता है उसमें भर सकते हो, या उसमें 15 लीटर गैस भी भर सकते हो। तो 15 लीटर गैस उस सिलेंडर में कैसे आता है, क्योंकि 1 ही लीटर में तो भर जाता है सिलेंडर। तो यहाँ पर होता यह है कि जितना ज्यादा गैस उस सिलेंडर में डालेंगे ना, तो गैस के जो कण हैं एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे, और इस वजह से क्या होगा, वो कंप्रेसित हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, दब एक दूसरे के बहुत पास पास रह जाएगा। लेकिन ठोस के साथ ये नहीं होता है, ठोस और द्रव के साथ ये नहीं होता है। द्रव के साथ हालांकि हल्का होता है, बट ठोस के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। एक सिरिंज लो, इस प्रकार से तुम्हारे सामने दिख रहा है, एक सिरिंज लो यहाँ से। इस सिरिंज में क्या करो, थोड़ा सा चौक भर दो, चौक मतलब पेंसिल जो होता है ना, जो स्लेट पर लिखते हैं, ये भर दो। उसके बाद ये जो पिस्टन है ना इसका, इसको दबाने की कोशिश करो। तुम दबाओगे चौक डाल करके, या फिर मिट्टी भी डाल सकते हैं चौक की जगह पर, तो ये कंप्रेसित नहीं होने वाला, ये दबने वाला नहीं है। तो मिट्टी ठोस है, तो ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं, तो ये कंप्रेसित नहीं हो रहा है, यानी कि संपीड़न ठोस का संभव नहीं है। दूसरी ओर अगर हम जल भी डाल दे तो जल का भी देखते हैं कि संपीड़न बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा होता है, बट नहीं के बराबर उसको मान सकते हैं। फिर एक खाली सिरिंज लो, अब खाली सिरिंज जैसे ही होगा उसमें हवा भरा होगा। अच्छा, इस तीनों प्रयोग में यहाँ पर जो ये जो तुमको दिख रहा है ना सिरिंज का ये वाला छोर, या इसको पैक करना पड़ेगा, है ना, इसको पैक करेंगे तब दिन हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो तीसरी बात है, तीसरा जो पदार्थ है हमारा, कोई भी गैस लेंगे, गैस लेंगे, अगर सिरिंज में कुछ नहीं है तो गैस है। अब क्या करना है ना, पिस्टन को दबाना है। जैसे पिस्टन को दबाएंगे तो पिस्टन काफी हद तक नीचे चला आएगा,
इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि ठोस का संपीड़न नहीं होता है, मतलब ठोस को हम लोग नहीं दबा सकते हैं, ना ही द्रव को, अच्छा मान के चलते हैं द्रव का भी हम संपीड़न नहीं ही होता है, सिर्फ और सिर्फ गैस का संपीड़न होता है, इतना बस समझो। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों भाई, सिर्फ गैस का संपीड़न क्यों होता है, ठोस और द्रव का क्यों नहीं संपीड़न हो सकता है? तो इसको समझने के लिए फिर से हमको यहाँ पर आना पड़ेगा। देखना जरा, सपोज हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक ठोस है, मान लो कोई ठोस रखा हुआ है इस बर्तन में, तो ठोस का जो कण होगा ना कुछ इस प्रकार से क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब एक दूसरे के काफी नजदीक होता है। अब तुम ही बता दो, अगर ठोस का कण पहले से एक दूसरे के पास इतना नजदीक है तो इसको और ज्यादा नजदीक ला सकते हैं दबा करके? बिल्कुल नहीं ला सकते। इस वजह से ठोस का संपीड़न नहीं होता है, क्योंकि इसके कण जो है पहले से पास पास में है और पास इसको नहीं लाया जा सकता है। जबकि द्रव के कण की बात करें तो इसके बीच में थोड़ा सा जगह होता है, बहुत ज्यादा जगह नहीं होता है, थोड़ा सा जगह होता है। अब थोड़ा सा जगह है मतलब थोड़ा संपीड़न इसका संभव है, इसका थोड़ा संपीड़न हो सकता है। बट अगर गैस की बात करें तो इसके बीच में बहुत सारा जगह होता है, बहुत ज्यादा जगह होता है, जिसकी वजह से इन कणों के बीच में इतना जगह है, मतलब इतना पास तो एक दूसरे को ला सकते हैं। इस वजह से गैस का संपीड़न बहुत अधिक होता है, ठोस और द्रव का संपीड़न नहीं के बराबर होता है। ठीक है, बट हमारे पास कुछ प्रश्न है जो तुम्हारे दिमाग में होगा, आओ उसको क्लियर करते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, पाव रोटी और स्पंज को संपीड़ित किया जा सकता है क्यों? स्पंज देखे हो क्या? स्पंज देखे हो? स्पंज मतलब जो बेड में लगा होता है ना, पीले कलर का होता है और दूसरे कलर का भी हो सकता है। तो सबसे पहले पाव रोटी को अगर दबाते हैं ना तो वो दब जाता है, तो क्या पाव रोटी ठोस नहीं है? पाव रोटी और स्पंज दोनों ही केस में हम एक बात बताना चाहेंगे कि पाव रोटी और स्पंज दोनों ही केस में, पाव रोटी के अंदर भी और स्पंज के अंदर भी बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? ये तुमको ब्रेड दिख रहा है ना, यहाँ पर ये तुम्हारे पास ब्रेड दिख रहा है, तो ब्रेड के अंदर भी छोटे छोटे छिद्र है। ये जो पाव रोटी है इसके अंदर भी छोटे छोटे छिद्र है, और अगर तुम स्पंज देखो तो उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसमें होता है हवा भरा हुआ, जिसके कारण ये पूरा फूला हुआ होता है। जब हम इसको दबाते हैं ना, पाव रोटी या स्पंज हो गया या ब्रेड हो गया, तो इसके अंदर का जो हवा होता है ना वो निकल जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ये एकदम पिचक जाता है। तब फिर से छोड़ेंगे तो फिर जो हवा जो निकला था वो फिर से इसके अंदर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये फिर से फैल जाता है। तो ये हवा का इसके अंदर में जो खाली स्थान है उसमें हवा भरा हुआ है, इस वजह से इसको दबाना संभव है, दबा सकते हैं, अदरवाइज यह ठोस ही है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो होता है बहाव। प्रश्न उठता है हमारे सामने कि ठोस में बहाव होता है कि नहीं होता। बहाव का मतलब क्या होता है कि रखेंगे ना तो वह एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। जैसे पानी को यदि बिना बर्तन के रखो तो वो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा बह करके। तो ये जो ठोस में होता है ना, बहाव नहीं होता है, ठोस में बहाव नहीं होता है। और सवाल उठता है ठोस में बहाव क्यों नहीं होता है? फिर से रीजन हम वही दे सकते हैं ना, यहाँ पर देखेंगे रीजन हम वही दे सकते हैं। आओ बात करते हैं कौन सा रीजन देंगे यहाँ पर ठोस में बहाव नहीं होने का। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये ठोस के कण है। फिर से देखेंगे ये ठोस के कण है, और ठोस के कणों के बीच में क्या है, देखो मजबूत आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक दूसरे को छोड़ने ही नहीं देता है, एक दूसरे को बिल्कुल पकड़ करके रखता है। इस वजह से ठोस के कण, जहां पर हम ठोस रखते हैं, सारे कण एक ही जगह पर रहेगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश ही नहीं कर सकता है, ना ही एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है। इस वजह से ठोस में बहाव का गुण भी नहीं होता है। प्रसार और संकुचन, यहाँ पर ठोस प्रसार का मतलब होता है फैलना और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो ठोस के अंदर में ना ही प्रसार होता है ना ही संकुचन होता है, ये बोल सकते हैं, है ना। ठोस को यदि हम गर्म करेंगे तो देखो कोई भी पदार्थ को यदि गर्म करोगे ना तो प्रसार होता है ठोस को छोड़ करके, और ठंडा करोगे तो संकुचन होगा। बट ठोस के साथ ऐसा नहीं होता है, और होता भी तो बहुत कम होता है। ठीक है, ठोस में प्रसार और संकुचन नहीं होता है। रीजन वही है, इसके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, और इतना मजबूत आकर्षण बल होता है कि गर्म करने पर भी कण तो गतिशील होगा, लेकिन इतना गतिशील नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये ठोस के कण है, ये एक दूसरे के पास एकदम चिपक करके है। अब गर्म करेंगे तो इसके बीच का आकर्षण बल थोड़ा कमजोर होगा। ठीक है, अब ये कण जो है वो गतिशील हो जाएगा, बट इतना आकर्षण बल इतना कम नहीं होगा, ना ही यह कण इतना तेजी से गतिशील होगा कि इस आकर्षण बल को तोड़ दे। तो आकर्षण बल नहीं टूटता है, इस वजह से ठोस का प्रसार और संकुचन संभव नहीं होता है। बातें समझ में आ गई? संकुचन का तो मतलब ही नहीं बनता है ना, संकुचन, ठोस को संकुचन कैसे करोगे? अब मान लो ये पहले से कण सटा हुआ है, संकुचन मतलब सिकुड़ना, तो अब ये एक दूसरे के पास तो आ ही नहीं सकते। जब एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकते तो कितना भी ठंडा कर लो संकुचन तो होगा ही नहीं।
प्रसार की संभावना है, तो बट प्रसार की संभावना में इसके बीच में मजबूत बल, इतना मजबूत बल है कि गर्म करते भी है तो ये एक दूसरे को छोड़ करके हटता नहीं है, तो ना ही प्रसार होगा ना ही संकुचन होगा ठोस में। ठीक है, आगे देखो, एक यहाँ पर हमारे पास आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठीक है, देखो जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं ना, गर्म करने के बाद वाष्प में बदले बना, जब वो सीधे गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह द्रव में बदले बिना जब डायरेक्टली गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। जैसे कपूर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, ये सब आयोडीन हो गया, ये सब क्या है? हमारा नेफ्थलीन हो गया, शुष्क वर्ग यानी कि CO2 हो गया। ये सब ऐसे पदार्थ है जिसका ऊर्ध्वपातन संभव है। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन की क्रिया में जो पदार्थ बनता है, जो ठोस पदार्थ बनता है, उसको हम लोग ऊर्ध्वपात बोलते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई? चलो जी, यहां पर हम लोग ऊर्ध्वपातन की क्रिया को समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह से एक सेटअप है, ये कांच का हो सकता है तुम्हारे पास, कि ये तुम्हारे पास एक कांच का बर्तन हो सकता है, प्रखनली हो सकता है, कुछ भी बोल लो, प्रखनली। यहां पर क्या है कि चीनी मिट्टी का प्याली है, ये जो है ना चीनी मिट्टी का प्याली है, और इसके अंदर अपन क्या रखेंगे? कपूर को रखेंगे। क्या रखेंगे? कपूर। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे? कपूर को गर्म करेंगे। तो कपूर को जैसे ही गर्म करेंगे ना, तो होगा ये कि धीरे धीरे ये वाष्प में बदलेगा। वाष्प में नहीं बदलेगा, ये धीरे धीरे ये वाष्पित होना शुरू होगा, और वाष्प के बाद जब ठंडा होगा ना, डायरेक्टली फिर से कपूर ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ये गर्म रहेगा। गर्म होने के बाद डायरेक्ट ये वाष्प में बदलेगा, द्रव में तो बदलेगा नहीं, डायरेक्ट ये वाष्प में बदलेगा, और वाष्प जैसे ही ठंडा होगा तो फिर से यह कपूर ही बन जाएगा। तो इस प्रयोग को हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। एक कपूर के साथ तो हमने किया ही, अमोनिया के साथ भी दोहरा सकते हैं, और जो जो दूसरे ऊर्ध्वपात पदार्थ थे, जैसे कि यहाँ पर नेफ्थलीन हो गया, शुष्क CO2 हो गया, इस सब के साथ ये प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई?